नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द साक्ष्य और मैं हूं आपके साथ अंश। बिहार चुनाव पे बात कर लेते हैं। मेरे को काफी लंबे अरसे से आप लोगों से बिहार चुनाव पे बात करनी थी। फाइनली आज मेरे को मौका मिल गया है। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप सब लोगों को पता होगा, दो फेजेस में चुनाव है, 6, 11 को, और फाइनली रिजल्ट्स आएंगे 14 को, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का जन्म दिवस भी है। उसी दिन चुनाव की घोषणा, परिणामों की घोषणा होनी है और देखते हैं कि तब तक क्या होता है। उसी पे बात करनी थी मेरे को। उसके पहले चुनाव कैसे हो सकते हैं, पिछले चुनावों में क्या हुआ, उसके पहले मेरे को थोड़ा सा एसआईआर पे आप लोगों से बात करनी थी। जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंटेंसिव रिविजन, वोटर रोल रिविजन किया, उसके चलते क्या राजनीतिक माहौल बने और अभी की क्या स्थिति है, कहा जाए तो बिहार में और पूरे भारत में। वोटर रोल रिवीजन खास करके ये होता है ना, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ इसकी शुरुआत करना चाहूंगा कि मान लीजिए कि मैं महाराष्ट्र से हूं। उदाहरण के तौर पे ये गिन लेते हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूं और अगर मैं दिल्ली में अभी हूं, तो हमारे पास ऐसा तो कोई कानून है नहीं भारत में कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले इलेक्शन कमीशन को बता के जाए, या किसी भी सरकारी संस्था को हम ये बताए कि मैं इस जगह पे नहीं होने वाला हूं और मैं इस जगह पे जा रहा हूं, और हो सकता है कि मेरे आने वाले भविष्य में 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी मेरे प्लान्स हो, उस प्लान्स के हिसाब से मैं वहां होऊंगा। एक ये है। एक किसी का देहावसान होता है, किसी की डेथ होती है, तो उसके बाद आमतौर पे हम एज इन भारत के नागरिक इलेक्शन कमीशन को बताने कभी नहीं जाते हैं कि हमारे घर में इनका अवसान हो चुका है, इनका देहावसान हो चुका है, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये अब से वोट नहीं डालेंगे, तो आप वोटर रोल से इनका जो कार्य है वो हटा दीजिए, इनका नाम हटा दीजिए। वो हम आमतौर पे नहीं करते हैं। तो इसका जो ओनस है, इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उन पे आ जाती है। ये एक बेसिकली नीड बन जाती है, नीड ऑफ द आवर बन जाती है कि जब भी इलेक्शंस हो उसके पहले जो वोटर रोल हो, जो एक वोटर लिस्ट हो, वो रिफ्रेश्ड हो। इसके चलते इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जब चुनाव होने वाले थे 2025 में, जैसे ही नवंबर में बिहार असेंबली का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने की कगार पे था, तो इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया। वो बेसिकली वो कारण नहीं था कि चुनाव है तो वोटर रोल रिवीजन कर लेते हैं, नहीं, उनको ये लगा कि वोटर रोल रिवीजन कर सकते हैं और उसके बाद वो रेडी हो सकेंगे अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगस्त में ये एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। सारे जितने भी वोटर्स हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा। उसके लिए प्राइमरी उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे थे कि भाई अगर आप 2003 में, इसके पहले का जो एसआईआर था जो 2003 में हुआ था, उसके बाद 20-22 साल हो गए, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था। समरी रिवीजन्स होते रहे, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था। तो इंटेंसिव रिवीजन के लिए, गहन पुनरीक्षण के लिए बिहार पूरा राज्य तैयार हुआ, इलेक्शन कमीशन तैयार हुआ, और एक अच्छे से 2 लाख आप मान के चलिए बीएलओस और बीएलएस, 2 लाख लोगों के कंट्रीब्यूशन से एक पूरा वोटर रोल रिवीजन हुआ। अगस्त में ये रेडी हुआ।
मैं डेटा पे भी आप लोगों को स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगा और डेटा पे भी मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली। लेकिन मुख्य तौर पे 2 महीने ये चुनावी जो पूरा एसआईआर था, एक्सरसाइज थी, वो चली। लोगों की बात की जाए बिहार के, तो मोस्टली सारे के सारे इससे सेटिस्फाइड है। आमतौर पे सिविलियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। राजनीतिक परिदृश्य से काफी सारी इलेक्शन पार्टीज थी, विपक्ष मुख्य तौर पे इसके लिए उन्होंने, ये ठीक है, उनका आप मान के चलिए कि उनका ये काम भी होता है कि सरकार जो काम कर रही है उस पे अगर उनको कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज कराए। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मुख्य तौर पे वोट चोरी का एक कैंपेन भी चला, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगे। उस पे कितनी सच्चाई है वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, लेकिन वो बातें भी हुई और एक वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में निकाली गई, ये बताने के लिए कि हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटियां हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ऐसे ऐसे बेसिकली घपले हुए थे नंबर्स के साथ, एक जगह पे मल्टीपल वोटर्स, एक नाम के मल्टीपल वोटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई गई थी। मेन बात इसमें यह है कि वो जो पीपीटी या पीडीएफ राहुल गांधी का बन के आया था वो म्यांमार से बन के आया था। ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में कम समय के लिए डिस्कस हुई, पर हुई। और म्यांमार से, मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, म्यांमार से उनका वो पीपीटी या पीडीएफ बन के आया था। क्या फॉरेन कंसल्टेंसी या कह सकते हैं जो स्ट्रेटेजिक कंपनीज है वो काम नहीं कर सकती है किसी विपक्षी पार्टी इसके लिए? वो सवाल का जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि अमेरिका से बन के एक पीपीटी का आना या एक स्ट्रेटेजी का आना, वो हेनरी लूसी फाउंडेशन से पूरा जो क्या चीजें आई थी 2022-23 में, और उसके बाद एक भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई और उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, ये सारी बातें पब्लिक फोरम्स में अवेलेबल है। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि अच्छा है बुरा है, हो सकता है नहीं हो सकता है, कानूनी तौर से इसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती है। सो मैं आपको सिर्फ ये सूचित कर रहा हूं कि वो म्यांमार से आया था। खैर, बिहार एसआईआर पे आते हैं। तो बिहार एसआईआर में 2 महीने के प्लानिंग में ऐसा हुआ कि 2 महीने जो एक्सरसाइज चली उसमें ऐसा हुआ कि 65 लाख लोगों का, 65 लाख वोटर्स का नाम हटा दिया गया। ठीक है, 22 लाख नए नाम जोड़े गए। तो बेसिकली इन टोटल जो नंबर्स थे पिछले चुनाव में जो थे वो 7.89 करोड़ लोग थे। 7.89 करोड़ लोगों की संख्या थी पहले चुनाव के पहले, ये एसआईआर के पहले। और फाइनल जो रोल रिवीजन हो गया और अब एक्टिव वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ है, 7.42 करोड़। जिसमें अगर इलेक्शन कमीशन की मानी जाए कि भाई ये लोगों के नाम क्यों हटे हैं, तो उन्होंने 4 मेन रीजन दिए थे। एक, जैसा मैंने आपको उदाहरण पे भी समझाया कि मृतकों की संख्या 22 लाख के आसपास बताई गई। जो माइग्रेटेड थे, किसी और जगह पे चले गए हैं, वैसे लोगों की संख्या 36 लाख के ऊपर थी। डुप्लीकेट एंट्रीज, यहां पे ऐसा भी था कि एक ही वोटर का नाम 2 अलग अलग जगहों पे, या एक वोटर का नाम एक से अधिक बार शामिल था। उसमें 6.85 लाख लोगों की संख्या थी, प्लस 6.85 लाख प्लस। और अभी तक ये वैसे पब्लिक में नहीं आया है, पर इलेक्शन कमिश्नर ने, ज्ञानेश कुमार जी ने ये कहा कि हाँ, इसमें नॉन सिटीजन रजिस्टर्ड वोटर्स भी थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें वो बात पहले क्यों नहीं हुई थी।
और मतलब वो बात पब्लिक में क्यों नहीं आ सकती है? सो इसमें क्या है ना, जैसे मान लीजिए मृतकों की संख्या 22 लाख है। लॉजिक ये कहता है कि अगर आप मर गए हो तो आप वोट नहीं कर सकते। सो ये भी हो सकता है कि जो नॉन सिटीजन कोई पुरुष या नारी है जो रह रही है बिहार में, वो हो सकता है कि मृतक के नाम पे वोट दे रही हो ना, माइग्रेटेड लोगों के नाम पे वोट दे रहे हो, फेक आईडीज भी हो। जैसे आधार कार्ड की मैं बात करूंगा अभी, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी ना, बात ही कर लेते हैं कि भाई ये जो लिस्ट थी जिसपे एसआईआर पूरा हुआ, इसमें पहले इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड को इंक्लूड नहीं किया था कि आप आधार कार्ड दिखा के अपने आप को वोटर प्रूव नहीं कर सकते। आधार कार्ड का नियम है, थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूं कि आधार कार्ड का जो नियम है, आधार कार्ड बनता है तो आप अपने आधार कार्ड को देख लीजिएगा, उसमें 3 चीजें मेनली लिखी गई है। आधार कार्ड के ऊपर लिखा गया है कि ये आपका बर्थ डेट का प्रूफ नहीं है, आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है और आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। फिर भी विपक्षी पार्टियों को और खास करके सुप्रीम कोर्ट को जब अप्रोच किया गया कि ये एसआईआर जो हो रहा है वो असंवैधानिक है और इसमें आधार कार्ड को जोड़ा जाना चाहिए, तो इनका कहना, जो जिन्होंने केस लड़ा, एडीआर था इसमें खास करके, प्रशांत भूषण जी, आप सब लोग को जानते होंगे उनको, उनके काउंसिल थे, उनका यह कहना था कि भाई आधार कार्ड को ऐड कर लो। योगेंद्र यादव भी थे इसमें। अश्विनी उपाध्याय जी की एक पीआईएल ऑलरेडी चल रही है कि आधार कार्ड को भाई इन चीजों से हटा ही दिया जाए, क्योंकि आधार कार्ड ना तो, जैसा मैंने कहा, बर्थ प्रूफ नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, तो इसको हम इलेक्टोरल प्रूफ कैसे कर सकते हैं? भाई जो भारत का नागरिक है वही ना वोट देगा। ठीक है, सो इन चीजों पे बात हुई। तो जो मैं कह रहा था कि नॉन सिटीजन्स है, वो तो होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन उस पर एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है कि भाई आप देख लो, हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसमें हमको ऐसा ऐसा ऐसे चीजें, इतने लोग मिले थे जो हमें लगता है कि नॉन सिटीजन्स थे। उसको डिसाइड तो होम मिनिस्ट्री करेगी। तो उन्होंने कह दिया कि भाई वो वोट नहीं कर सकते। टोटल 65 लाख, 22 लाख नए वोटर को ऐड भी किया गया, तो इन टोटल 47 लाख लोग कम, 47 लाख लोग कम हुए और फाइनली 7.42 लाख करोड़ 7.42 करोड़ लोग वोट कर सकते हैं बिहार के चुनाव में। इसके पहले का जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इसके पहले का एसआईआर जब हुआ था 2003 में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेम्स माइकल थे और 4.96 करोड़, 5 करोड़ के आसपास लोग बिहार में चुनाव के लिए मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे 2003 में। अब वो संख्या बढ़ के 7.42 करोड़ हो चुकी है। मैं एक बात कह दूं, जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में एक गलत एफिडेविट दिया गया था एडीआर की तरफ से, प्रशांत भूषण की तरफ से, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक डिस्कंफर्ट जारी किया है कि यार वी आर नॉट हैप्पी कि आपने ये क्यों किया। वो एक एग्जाम्पल लेके आए थे कि हमने किसी एक कोई एक जगह पे आपत्ति दर्ज करवाई थी कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे मल्टीपल इंडिविजुअल हो। एफिडेविट आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हमने एक रिक्वेस्ट की थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको ऐड नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने इस पे जवाब दिया कि भाई वो पहले भी जिसका नाम नहीं था, बाद में भी जिसका नाम नहीं ऐड किया गया, ये प्रॉपर प्रूफ नहीं दे पाए हैं। अब अगर आप फेक चीजें क्रिएट करोगे तो इलेक्शन कमीशन, उसी के लिए तो एसआईआर हुआ था या उसी के लिए तो एसआईआर होना था। तो ये जो एडीआर ने एक गलत स्टेप जो लिया, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। अब आते हैं बिहार चुनाव पे। 243 सीटें हैं, जिसमें से 203 जनरल सीटें हैं, 38 एससी की सीटें हैं, 2 शेड्यूल ट्राइब्स की है, 38 शेड्यूल कास्ट की है। इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा एक शेड्यूल बताया। 6 तारीख को, जैसे मैंने आपको कहा, 6 तारीख को पहला फेज में चुनाव होगा।
121 सीटों पे, और दूसरा 11 तारीख को होगा, 11 नवंबर को 122 सीट्स पे, 122 सीटों पे, और 14 तारीख को परिणाम घोषित किए जाएंगे 243 सीटों के। लेकिन मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए वैसे बता दूं, और जो बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, इलेक्शन कमीशन ने कुछ 17 नए प्रयोग किए हैं। इस बार वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। 17 न्यू स्टेप्स लिए गए हैं बिहार के चुनाव को लेके। उसमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और जो विपक्षी दलों की कहीं ना कहीं एक मांग थी कि वेबकास्टिंग नहीं हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला 50% वेबकास्टिंग जो हम कर रहे थे वो अब हम 100% बूथ पे वेबकास्टिंग की जाएगी, 100% इलेक्टोरल इलेक्शंस की। जब से इलेक्शन स्टार्ट होगा वहां से लेके इलेक्शन जब तक समाप्त होगा तब तक का वेबकास्टिंग होगा, 100% बूथ्स पे वेबकास्टिंग होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार ऐसा भी प्रयास करने वाले हैं कि मैक्सिमम एक बूथ पे भीड़ को अवॉइड करने के लिए अधिक से अधिक 1200 वोटरों की संख्या होगी, 1200 लोगों की संख्या होगी, उससे ज्यादा कोई एक बूथ पे वोटर्स नहीं है। 90,712 बूथों का बूथ का अरेंजमेंट होगा, जिसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, 1044 वोटरों की 1044 बूथ केवल और केवल महिलाएं मैनेज कर रही होंगी, जो ये बहुत अच्छी बात है। इसी से मेरे को एक चीज याद आती है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक स्पेशल नियम भी बनाया है कि जो पर्दा नशीन और बुरखा नशीन, बेसिकली जो घूंघट ओढ़ के आने वाली नारियां और बुरखे में आने वाली औरतें का चेकिंग होगा कि जिनका वोटर कार्ड या जो भी कार्ड है, जिनकी वोटर की संख्या है, क्या वही वोट करने आए हैं या क्या सीन है। उसके लिए 1.25 लाख से अधिक आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनको इस ड्यूटी पे लगाया जाएगा। सो कोई भ्रांति ना फैलाए कि भाई चेक करने के लिए कौन होगा हमें नहीं पता है, क्या मर्द पुरुष है वो चेक कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1.25 लाख आंगनवाड़ी महिलाएं होंगी जो ये काम करेगी, जो चेकिंग का काम होगा। एक और मेन जो चीजें हैं, थोड़ा सा जो हम टेकी होने, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है, वो ये है कि ECI नेट करके एक अम्ब्रेला ऐप बना दिया गया है जिसमें सारी चीजें अब उधर ही होगी, ECI नेट करके। उसी में सब सारे कैंडिडेट्स का बेसिकली आपको सारी जानकारी जो मिलेंगी ECI नेट पे मिल जाया करेंगी। पहले 3 एप्लीकेशंस थे, अब उनको क्लाउड ऐप एक बेसिकली हर जगह सारे प्लेटफॉर्म्स उधर ही होस्ट किए जाएंगे। एवरेज वोटर जैसे मैंने कहा 90,712 पोलिंग बूथ सेटअप होंगे, तो एवरेज वोटर की संख्या 818 आएंगी, जो बहुत अच्छी बात है। और एक 1950 नंबर है, उसमें आपको कंप्लेन है तो आप उस कंप्लेन्स को वहां पे रजिस्टर करवा सकते हो। अब मैं थोड़ा राजनीति पे आना चाहता हूं कि 243 सीट में कौन कौन सी मुख्यतः पार्टी है। सो बीजेपी है, नीतीश कुमार है, जदयू, लालू यादव, तेजस्वी यादव, जो भी आपको बोलना है तेजस्वी यादव बोल सकते हैं क्योंकि तेज प्रताप ने भी अपनी एक पार्टी बनाई है और वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सो बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है लालू यादव का, चिराग पासवान की एलजेपी है, कांग्रेस है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कांग्रेस का मैंने नाम क्यों लिया, वो रिजल्ट के ऊपर से मैंने नाम लिया है पीछे, ठीक है। कांग्रेस वहां पे मुख्य विपक्षी दल या मुख्य दल वैसे तो नहीं है, 10% से कम, 19 सीटें हैं उनके पास अभी। लेफ्ट पार्टीज है, प्रशांत किशोर है, जनसुराज, AIMIM है, और फाइनली बहुजन समाज पार्टी ने भी तय किया है मैदान में उतरने का, मायावती जी ने, जिनकी अभी एक रैली हुई थी काशीराम की के मेमोर के रिमेम्बरेंस में, तो 15 लाख से अधिक लोग आए थे उत्तर प्रदेश में। मुकेश सहनी की विकासशील VIP है,
हेमंत सोरेन ने भी डिसाइड किया है कि चुनाव लड़ा जाएगा, आम आदमी पार्टी भी है, सारे मुख्यतः तो आ गए। 2020 का चुनाव अगर देखा जाए तो परिणामों में मैं आप लोगों को एक मेन बात बता दूं, जो चुनाव के परिणाम आए थे, 0.03% वोट्स, 0.03% वोट केवल महागठबंधन को कम मिले थे। 10 लाख से कम वोट्स कम मिले थे। उतना मार्जिन था कि उनको उतने ज्यादा वोट अगर मिल जाते तो सरकार किसी और की हो सकती थी। 5 साल में हमने ये भी देखा कि नीतीश कुमार ने थोड़ी सी पलटी मारी, अब वो वापस अच्छे से बीजेपी के साथ है, केंद्र में भी और राज्य में भी। सीट शेयरिंग, मैं सीट बता देता हूं आपको, जो रिजल्ट आए थे उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पिछली बारी 2020 में, वो आरजेडी था, 75 सीट्स थी उनके पास, 75 सीटें थी। सेकंड बीजेपी थी, 74 आई थी। ये जब रिजल्ट आया था तब का है। एआईएमआईएम को 5 सीटें थी, कांग्रेस को 19, वामपंथी दलों को मिला के 16 थी, बीएसपी को मायावती को 1 थी और जेडीयू को 43 सीट्स, 43 सीटें थी। मैंने जेडीयू का नाम लास्ट में लिया क्योंकि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहे 5 साल तक, किसी के भी साथ उन्होंने सीएम की शपथ ली हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो। नीतीश कुमार ने पिछली बारी 115। अब थोड़ा सीट शेयरिंग पे आते हैं कि सीट शेयरिंग जो कि एनडीए का फिक्स्ड हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कि कितने कितने नंबर्स पे लड़ेंगे। महागठबंधन का, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। सीट शेयरिंग थोड़ा सा खींचातानी ऑब्वियसली चलती है, नेगोशिएटिंग टेबल पे सारे लोग हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छे से डिसीजन मेकिंग चल रहा है, तो वो हो सकता है। पर पिछली बारी नीतीश कुमार 115 लड़े थे 2020 में, बीजेपी 110 लड़ी थी, एचएएम जीतन राम मांझी का जो हम पार्टी है वो 7 सीटों पे लड़े थे। चिराग पासवान के साथ अच्छे टर्म्स पिछली बारी बिहार चुनाव को लेके नहीं थे, नीतीश कुमार के साथ भी कुछ उनके डिफरेंसेस थे, इसीलिए वो 134 सीटों पे लड़े थे पिछली बारी। सबसे अधिक सीटों पे आरजेडी लड़ी थी 144, कांग्रेस 70 सीटों पे लड़े थे और मिली थी उनको केवल 19। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 50%, 52% के आसपास था, उनको 75 मिली थी 144 लड़ने के बाद। बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था और उनको 110 लड़ने के बाद 74 मिली थी। नीतीश कुमार 115 लड़े थे, 43 मिला था उनको, कम से कम 35 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट था। चिराग ने 134 सीटें लड़ी थी। इस बारी एकदम अच्छे से जो सीट शेयरिंग, एकदम अच्छे से जो बीजेपी का कहना है या एनडीए का कहना है कि सीटों का बंटवारा हुआ है। जीतनराम मांझी को सबसे अधिक, भाई उनका तो आप लोगों ने ट्वीट अगर देखा होगा तो वो ट्वीट हम यहां लगा देंगे। वो ट्वीट में जो ये कहते हुए पाए गए थे कि दे दो हमें, रामधारी से दिनकर को कोट करके 5 की जगह उनको 15 सीटें चाहिए थी। जब उन्होंने कहा कि अगर 15 सीटों पे हम लड़ते हैं तो हम जो भी सरकार, और जितनी भी हम जीतते हैं, मान लीजिए 8 जीतते हैं, 10 जीतते हैं, जो जीतन राम मांझी का कहना था, तो हम सरकार पे दबाव बना पाएंगे कोई भी डिसीजन को, कोई भी निर्णय को लेने के लिए। पर उनको 6 सीटें दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 6 सीटें मिली है। चिराग पासवान 29 सीटों पे लड़ने का तय हुआ है। 101 का जो शगुन है वो बीजेपी और जेडीयू उतनी सीटों पे लड़ेंगे। सो ये टोटल होता है 243। महागठबंधन की जहां तक बात है, सो ये हो गया एनडीए। महागठबंधन की जहां तक बात है, अभी तक सीट शेयरिंग, जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई सीट शेयरिंग आया नहीं है। बातें चल रही है कि 90 सीट, कोई कह रहा है कि कांग्रेस को 90 सीटों पे लड़ना है, कोई कह रहा है कि उनको 52 देने को तैयार है तेजस्वी यादव, और देखते हैं कि वो भाई कितने फिर मांगते हैं वापस। अगर पिछली बारी का कोटा मांगेंगे तो देखते हैं कि क्या हो सकता है।
पर यह बात अवश्य है कि जितने अधिक सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी उतना तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंपेन चला है अब तक और अभी उसको और बुनाया जाएगा, जो ये पीडीएफ जैसा मैंने कहा, पीपीटी जो राहुल गांधी का वोट चोरी पे बन के आया था, वो म्यांमार से बन के आया था, वो बातें होंगी जब रैलियां होंगी। आप सब लोगों को याद होगा कि एक एआई वीडियो बनाया गया था मोदी जी की माता जी को जिनमें रखा गया था, उसकी भी बातें होंगी। जो गाली दी गई थी मोदी जी को उसकी भी होगी। तो ये सारी चीजें, और उसमें कहीं ना कहीं पीछे जैसे वो वीडियो आया था, वो वीडियो कांग्रेस ने डाला था, जिस स्टेज से मोदी जी को गाली दी गई थी वो स्टेज कांग्रेस का था। गाली जिस किसी ने भी दी वो कोर्ट में है मामला, वो तय किया जाएगा कि किसने गाली दी, वो किस पार्टी से संबंध रखता था। लेकिन हर बार जब कांग्रेस ऐसे ऐसे कदम उठा रही है तो कहीं ना कहीं कैंपेन में उनको लॉस हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उनको ये लग सकता है कि इससे हमको फायदा होगा, पर अगर उनको नुकसान होगा तो अल्टीमेटली तेजस्वी यादव को नुकसान होगा अगर अधिक सीटें कांग्रेस लेती है। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी वैसे तो कोर्ट की सुनवाई के लिए दिल्ली में ही थे, पर वो मीटिंग्स भी प्लान्ड थी कि सीट शेयरिंग फिक्स्ड होगा। अब इसमें मेन बात यह है कि एआईएमआईएम ने यह कहा था कि हमें 12 सीटें लड़ने दो तो हम गठबंधन में लड़ेंगे, वरना हम अपने कैंडिडेट इंडिविजुअल उतारेंगे। फिर ये लोग, फिर जो विपक्ष है वो कहता रहता है कि ओवैसी जी जो है वो बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है। ओवैसी साहब ने पहले से ही अख्तरुल जो उनके वहां पे बिहार में उनके अध्यक्ष है, उन्होंने काफी बार 6 शायद, जहां तक मेरे को पता है 6 लेटर्स लिखे थे कि हम लोगों को गठबंधन में शामिल कर लीजिए, हम लोगों को 12 सीट दे दीजिए, जो उनके मुस्लिम बहुल्य इलाके में से वो सीटें लेते हैं, और अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता है तो वो जीत सकते हैं। पिछली बारी भी उन्होंने 19 में लड़ा और 5 सीटें जो जीती, और बाकी के 19 में जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था, जिसकी वजह से मैं ये कहूंगा जिसकी वजह से नीतीश कुमार सीएम है, 19 सीटें चली जाती तो इक्वेशन, समीकरण कुछ और बन सकते थे। अब जब उनको 12 सीटें नहीं मिली है तो उन्होंने 100 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करने की बातें कही है। प्रशांत किशोर की 2 सूचियां आ चुकी है। प्रशांत किशोर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने सब लोगों को सर्व किया हुआ है। मुझे जहां तक याद है, अगर मैं ऐसे सूची गिनाऊं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, स्वयं नरेंद्र मोदी 2007 2008 के गुजरात चुनाव, 2014 प्रधानमंत्री पद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, रिकॉर्ड तोड़ जीतों में आम आदमी पार्टी, स्वयं नीतीश कुमार और जो महागठबंधन 2015 में जब वो जीते थे अगेंस्ट बीजेपी, एट दैट टाइम प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटेजीज बनाई थी नीतीश कुमार की। वो हर जगह, आपको याद होगा जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस की स्ट्रेटेजीज उन्होंने बनाई थी। अरविंद केजरीवाल, जैसा मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल का नाम मैंने लिया, 2015 में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और भाई ही हैज ऑलवेज बीन द एक्स फैक्टर फॉर एनी सीएम्स, खास करके जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है 2014 में, उसके बाद जितने जितने विपक्ष के जो सीएम थे या जितने भी नॉन बीजेपी सीएम्स रहे भारत में, उनमें से काफी सारों को, या मैं कह सकता हूं सबको, काफी सारों को, सबको तो नहीं, केरला जैसे स्टालिन वैलिन के साथ उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है, काम नहीं किया है, पर ही हैज बीन, जिनके जिनके साथ उन्होंने काम किया है, ही हैज ऑलवेज बीन द विनिंग एक्स फैक्टर। अब जब प्रशांत किशोर आए हैं बिहार चुनाव में और वो क्लेम कर रहे हैं, और वो है भी ऑन नंबर्स, वो सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। बाकी सब लोगों के गठबंधन है। एआईएमआईएम 100 सीटों पे लड़ेगा जो इंडिविजुअल पार्टी है, बीजेपी मैक्सिमम 101 सीटों पे लड़ रही है। हो सकता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव मोर नंबर ऑफ सीट्स पे लड़े, लेकिन वही कांग्रेस है उनके साथ, और
उनका गठबंधन, और जैसा ओपिनियन पोल्स पे भी मैं अभी बात करूंगा, प्रशांत किशोर अभी सबसे अधिक, और वैसे तो उनका कहना है कि हम सारी सीटें लड़ेंगे, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है चुनाव लड़ने के लिए। उनके साथ भी महागठबंधन गठबंधन नहीं बना पाया है, और वैसे भी प्रशांत किशोर गठबंधन बनाने के लिए थे नहीं, वो पिछले काफी लंबे समय से उस पर मेहनत कर रहे हैं। सो उनके दो लिस्ट आ चुके हैं। पहला लिस्ट उनका 51 कैंडिडेट्स का आया था और दूसरा लिस्ट उनका 65 कैंडिडेट्स का आया है। तो 116 कैंडिडेट्स उनके नाम रिलीज हो चुके हैं। धीरे धीरे जैसे ही चुनाव आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली जब तक हम ये वीडियो डालेंगे तब तक काफी सारी लिस्ट्स आ चुके होंगे, लेकिन महागठबंधन का सीट शेयरिंग एक देखने वाला फैक्टर होगा कि कितने कितने सीटों पे महागठबंधन लड़ने वाला है। ओपिनियन पोल्स की जहां तक बात कर रहे हैं, अब इसमें प्रशांत किशोर को उतना अभी तक वो फैक्टर नहीं माना जा रहा है, जबकि वो डबल डिजिट्स लोग देने को तैयार हैं। अलग अलग पोल्स उनको डबल डिजिट में वोट परसेंटेज, वोट शेयर देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन सीटों पे उतना नहीं दिख रहा है। काफी सारे ओपिनियन पोल्स जो थे उन्होंने तो प्रशांत किशोर को अदर्स में ही डाल दिया। मैक्सिमम जो उनको ओपिनियन पोल्स जो नंबर ऑफ सीट दे रहे हैं वो 6 से 8 है। देखने वाली बात होगी कि उनका रिजल्ट क्या आता है, एंड दैट वुड डिसाइड। मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य प्रशांत किशोर तय नहीं कर सकते, लेकिन एक पार्टी का जो मेरे ख्याल से जो एक राइज है वो हमको देखने को मिल सकता है। वैसे काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं बिहार के, वो उनको नेक्स्ट केजरीवाल ही बता रहे हैं, क्योंकि उनके ऐसे प्रोमिसेस हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत शराबबंदी हटा दूंगा। ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पे हम किसी और दिन बात करेंगे, पर उनके मुद्दे हैं जो लोगों को ये लग रहे हैं कि वो नेक्स्ट केजरीवाल है। ओपिनियन पोल्स में एनडीए को एक एज दिख रहा है अगेंस्ट महागठबंधन। सीट शेयरिंग जब आ जाएगा तो इस पे और बात हो सकती है। नीतीश कुमार अगेन, एनडीए ने कह दिया है कि वही हमारा मुख्य चेहरा है जिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को पूछा जाए, अगर जैसे पहले बहुत, और मुझे भी ये लग रहा था कि सीट शेयरिंग ऐसे होगा कि बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और बीजेपी कुछ सीट शेयरिंग ऐसा करेगी जैसा महाराष्ट्र चुनाव को बेस रख के कि हम उतनी सीट पे लड़े और हम उतनी सीटें जीते कि हमें दोनों पार्टियों की आवश्यकता ना पड़े सत्ता में रहने के लिए आने वाले 5 सालों में। वो उन्होंने महाराष्ट्र में किया। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और आज अगर आप देखें रिजल्ट्स भी ऐसे आए कि उनको दोनों की आवश्यकता नहीं है। वो उनके साथ रहते हैं गठबंधन में, शिंदे साहब और अजीत पवार जी, तो अच्छी बात है, वरना वो किसी भी एक पार्टी के साथ मिलके सरकार मतलब मेजॉरिटी फिगर को क्रॉस किए हैं और वो किसी एक पार्टी के साथ सरकार में रह सकते हैं। मुझे ये लग रहा था और काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कह भी रहे थे कि नेक्स्ट शिंदे नीतीश जी को बना दिया जाएगा, नेक्स्ट शिंदे नीतीश जी को बना दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं मुझे ये प्राइमरी रीजन लग रहा है कि केंद्र में भी नीतीश कुमार की आवश्यकता मोदी जी को है, तो सीट शेयरिंग उस हिसाब से हुआ है जिस हिसाब से अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि किसी भी एक पार्टी से के संगठन, जिसमें चिराग दूसरी पार्टी हो सकते थे, कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी को 90 सीटें मिलती है या 100 सीटें बीजेपी को मिलती है और मेजॉरिटी फिगर 122 123 है, तो 25 सीटें हो सकता है कि चिराग पासवान को मिले। हम पार्टीज हैं उनके, मतलब हम पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा है उनके साथ, वो दोनों 2-3 सीटें करके 6-7 सीटें वो हो जाए। 25 सीटें नीतीश कुमार को 35 सीटें मिले और चिराग पासवान को 25 सीटें मिले और बीजेपी कहीं ना कहीं 100 के आंकड़े पे हो, तो दोनों में से किसी एक के साथ वो सत्ता में रह सकते हैं। तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। पर नहीं, अब जो सीट शेयरिंग हुआ है जिसमें बीजेपी 101 सीटों पे लड़ रही है, तो हो सकता है कि उनका स्ट्राइक रेट 70-75 का पिछली बारी का नोट किया जाए और अब जिस
जिस मोड में बीजेपी है, जैसा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली जीतते जा रहे हैं चुनाव लोकसभा के 240 आने के बाद, वो और सीरियस हो चुके हैं। बीजेपी इज अ विनिंग मशीन, वो और सीरियस हुए हैं। तो अब अगर 75 से 80 का उनका स्ट्राइक रेट माना जाए और 80 सीटें वो जीतते हैं, तो भी उनको दोनों की आवश्यकता रहेगी, चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा सीएम से। वो जब तक सीएम बनना चाहते हैं, वो जब तक सीएम रहना चाहते हैं, तब तक उनको सीएम रखा जाएगा। वैसी इक्वेशंस बन रहे हैं अगर बीजेपी एनडीए गठबंधन जीतता है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग क्या आएगी, उस पर थोड़ा और देखना पड़ेगा, और हम एक और वीडियो लेके आएंगे दिवाली के आसपास कि क्या सिचुएशन तब हमको लग रही है, और चुनाव भी हम आपके साथ चुनाव के का कवरेज भी हम लोग करेंगे। देखते हैं कि कितने वीडियोस बना पाते हैं हम लोग। क्या आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे द साक्ष्य। नमस्ते, जय श्री राम।